हेलो एवरीवन। और इस पॉलिटी की कंप्लीट लेक्चर सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आर्टिकल 20 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग आर्टिकल 21 पढ़ेंगे। ठीक है। आपको कोई भी डाउट होता है आर्टिकल को लेकर के, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट बिना किए आर्टिकल 21 भी शुरू करते हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट है, तो इसको पूरा समझते हैं आर्टिकल 21 को। देखिए, आर्टिकल 21 कहता है कि जो स्टेट है ना, शेल नॉट डिप्राइव एन इंडिविजुअल ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। ठीक है। स्टेट इंडिविजुअल की पर्सनल लाइफ और लिबर्टी से उसको डिप्राइव नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और जो लॉ में लिखा हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग कर सकता है, पर ऐसे नहीं कर सकता। लॉ उसको अकॉर्डिंग, जो लॉ में प्रिस्क्राइब दिया हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग उसको जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो इंडिविजुअल की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ के टच भी नहीं कर सकता है। ठीक है। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है। ठीक है। और जो आर्टिकल 21 है ये सबसे लार्जेस्ट एक्सटेंट तक इवॉल्व हुआ है एट द हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अकॉर्डिंग टू कोर्ट क्या है कि जो राइट टू लाइफ है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसका मतलब है राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। तो all those rights which are regarded as necessary for an individual to lead a dignified human existence, they are inherently found in article 21। और आर्टिकल 21 ने बहुत सारे इन्फर्ड राइट्स को बाहर आए हैं, उससे बहुत सारे इन्फर्ड राइट्स हैं, जैसे राइट टू प्राइमरी एजुकेशन हो गया। ठीक है। राइट टू प्राइवेसी हो गया, फेयर एंड स्पीडी ट्रायल हो गया, बहुत सारे हैं। राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग हो गया, राइट अगेंस्ट डिनाइल ऑफ वेजेस हो गया, आर्बिट्रेरी डिसमिसल हो गया राइट अगेंस्ट। ठीक है। राइट टू फ्री लीगल एड हो गया, राइट टू क्लीन एंड लाइवेबल एनवायरनमेंट हो गया। तो ये सब बहुत सारे इन्फर्ड राइट्स हैं इसमें। और जो आर्टिकल 21 है वो गारंटी करता है कि अ मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द इंडिविजुअल, और जितने भी ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो सीक टू एक्सटेंड द सेम क्वालिटी ऑफ लाइफ टू एन इंडिविजुअल। तो एक तरीके से आर्टिकल 21 जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये बैकबोन है पार्ट 3 और पार्ट 4 का कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ था कि दो देखिए दो दो मेजर डिफरेंस हैं यूएस में और हमारे यहाँ थे उस टाइम पे। ठीक है। यूएस में लाइफ और लिबर्टी, लिबर्टी यूएस में जो है वो हायर वैल्यू ऑफ लिबर्टी है एक्सप्रेशन, और इंडिया में लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है अगेंस्ट एनी बॉडी हार्म ओनली। ठीक है। और उसके बाद देखिए यूएस में क्या है फॉलो होता है, यूएस में फॉलो होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। पर हम ब्रिटिश की कॉलोनी रहे हैं तो हमारा सब कुछ वहां से आया है, तो हम लोग फॉलो करते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है। एक केस हुआ था, AK गोपालन केस हुआ था। तो उनको कोई ऑर्डिनेंस और किसी एक्ट के अंदर उनको गिरफ्तार करवा दिया गया था। तो उसके बाद उन्होंने कोर्ट गए तो कोर्ट ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा लॉ में लिखा हुआ है। लेकिन फिर उसके बाद केस हुआ मेनका गांधी का केस, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है। उसमें काफी चेंज हुए और वो अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए मैंने आपको बता दिया कि ये सब चीजें इन्फर्ड है, बहुत सारी चीजें, राइट टू स्पीडी ट्रायल, फ्री लीगल एड, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है। कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। देखिए पार्लियामेंट ने एनेक्ट किया था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1950, और कम्युनिस्ट थे AK गोपालन, उनको अरेस्ट कर लिया था मद्रास कोर्ट ने। तो केस हुआ था AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, और उन्होंने चैलेंज किया था इस एक्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लॉ में लिखा हुआ है और हम लोग कुछ नहीं कर सकते, और उनके जो डिटेंशन को था ना वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड करार दिया था। फिर मेनका गांधी के केस में क्या हुआ था कि मेनका गांधी केस में ये हुआ कि कोर्ट ने कहा कि जो लिबर्टी है वो इनडिवाइजेबल है, और आर्टिकल 21 जो है वो एक्सटेंड करता है फुल लिबर्टी इंडिविजुअल को, और कोई भी डिफरेंस नहीं है बिटवीन पर्सनल लिबर्टी और लिबर्टी में। और कोर्ट ने फर्दर कहा कि जो आर्टिकल 21 है उसके अंदर तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस प्रिवेल करता ही है पहले से। ठीक है। मतलब हमको ये सब चीजें अभी हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंदर
क्या क्या आता है। और तो सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी कहा कि ये इंक्लूड करता है आर्टिकल 21। तो आर्टिकल ये आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, ठीक है। नेचुरल जस्टिस अभी हम बात करते हैं। तो डिफरेंस होता क्या है बेसिकली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ में। देखिए, जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है वो ओरिजिनेट हुआ था इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और अकॉर्डिंग टू यूसेज एंड प्रैक्टिस एज लेट डाउन बाय द लॉ, ठीक है। वो जो लॉ में लिखा हुआ था उसी के हिसाब से काम करते थे, लॉ को नहीं चेक करते थे कि वो फेयर है कि वो लॉ फेयर नहीं है। अगर कोई पर्सन है वो चैलेंज कर रहा है कि डिसीजन एग्जीक्यूटिव का कि वो डिप्राइव कर रहा है उसको उसकी लाइफ और लिबर्टी के लिए बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो जो कोर्ट है वो अप्लाई करेगा 3 टेस्ट, ठीक है। तो वो 3 टेस्ट क्या थे? वो 3 टेस्ट कुछ इस तरीके से थे। देखिए, पहला टेस्ट ये है, 3 तरीके टेस्ट अप्लाई करेगा इसमें प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में। तो पहला टेस्ट था कि वेदर देयर एग्जिस्ट एनी लॉ, ऐसा कोई लॉ एग्जिस्ट करता है क्या जो ऑथोराइज करता है एग्जीक्यूटिव को जो इंडिविजुअल की लाइफ से उसको डिप्राइव कर सके। फिर दूसरा टेस्ट अप्लाई होता है कि क्या कोई कुछ लेजिस्लेचर के पास ऐसी अथॉरिटी है कि वो कोई ऐसा लॉ पास कर सके। अगर हाँ तो फिर तीसरे स्टेप में जाते हैं, अगर नहीं है ऐसी कोई अथॉरिटी तो फिर उसको इंडिविजुअल को रिलीज कर देते हैं। देखिए, अथॉरिटी है उसके पास लॉ पास करने की, नहीं मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट है, उसने कोई ऐसा लॉ पास कर दिया जो पार्लियामेंट को करना था, तो अथॉरिटी को चेक करते हैं। और तीसरे में नंबर पे ये है कि वेदर द लेजिस्लेचर व्हाइल एनेक्टिंग द लॉ, क्या लॉ एनेक्ट करने से पहले क्या उसने सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए थे। इसका मतलब है, एग्जांपल समझिए कि जैसे क्या ऐसे ही आर्बिट्रेरीली तो कोई लॉ पास नहीं कर दिया गया है, मेजोरिटी थी उनके पास लॉ पास करने की कि नहीं थी, ये सब चीजें देखते हैं। लेकिन यूएस में एक 4th स्टेप और है जो फॉलो होता है, एक 4th स्टेप है। ये 4th स्टेप है कि क्या लॉ अपने आप में फेयर था कि नहीं था, उसको भी चेक करता है। ऐसा तो नहीं कि लॉ जो ऑपरेसिव था, आर्बिट्रेरी था, विंसिकल था, फैंसीफुल था, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करता है आर्बिट्रेरी पावर ऑफ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को। तो ये शुरू के जो 3 थे ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ थे, और ये जो 4 थे ना शुरू के, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको 4th को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया था 1978 में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के फॉर्म में, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है, देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में, ठीक है। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने A.K. गोपालन केस मैंने आपको बताया, उसमें उसने निग्लेक्ट कर दिया था वाइडर मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21। अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में 3 प्रिंसिपल आते हैं, ठीक है। पहला प्रिंसिपल है अनलेस यू हर्ड बोथ पार्टीज पनिशमेंट कैन नॉट बी गिवन। जब तक आप दोनों लोगों को सुन नहीं लेंगे आप पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। ऑडी अल्टन पोर्टेम, नो मैन कैन बी पनिश्ड अनहर्ड। दूसरा प्रिंसिपल जो आता है नेचुरल जस्टिस में वो आता है नो मैन कैन बी अ जज ऑफ हिज ओन केस, कोई भी आदमी अपने केस का जज नहीं हो सकता है। और तीसरा जो आता है वो आता है कि अथॉरिटी शुड एक्ट बोनाफाइड, गुड फेथ में उसको एक्ट करना चाहिए अथॉरिटी को, और विदाउट एनी बायस। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ना, ये आर्टिकल 21 में इनहेरेंटली फाउंड होते हैं, ठीक है। ये कहीं रिटर्न नहीं है, पर इनका एग्जिस्टेंस है कि आप सोच सकें, ये एग्जिस्टेंस है बाय ह्यूमन एबिलिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंड, और ये यूनिवर्सल है नेचर में, ये इनहेरेंट है आर्टिकल 21 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो आपने देख ही लिया, ये आप देख लीजिएगा, मैंने आपको बता ही दिया। ये देखिए 3 चीजें ये मैंने आपको बताई, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, उसमें 4 चीजें होती हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसको रीड कर लीजिएगा एक बार। फिर उसके बाद ये भी बता दिया प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी, ठीक है। दे आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल एंड आर ऑटोमेटिकली बाइंडिंग ऑन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स। फिर उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट वाला केस मैंने आपको बता दिया, सुप्रीम कोर्ट इन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस एंड सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस
Brojanath Ganguly case in 1986 held that principle of natural justice are found in Article 21 and 14 respectively. देखिए, right to die and right to die with dignity. देखिए, it was believed that right to life included right to die, and hence section 309 of IPC that gives punishment for attempt to suicide is unconstitutional. फिर सेक्शन 309 को चैलेंज किया गया रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो इस पे बहुत डिबेट हुआ था। फिर सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी गलती को उसने सुधारा ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 केस में, और अपने इस डिसीजन को उसने रिवर्ट बैक कर लिया। देखिए, ये केस ध्यान रखिएगा, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996, इट रिवर्टेड इट्स डिसीजन। तो राइट टू डाई विद डिग्निटी इन्वॉल्व्स यूथनेसिया और मर्सी किलिंग। तो इंडिया पार्लियामेंट ने कोई कुछ ऐसा एनेक्ट नहीं किया, ऐसा लॉ, और कोर्ट कुड नॉट हेल्प एनी सच विक्टिम एज ऑल फॉर्म्स ऑफ यूथनेशिया आर अगेंस्ट द लॉ। अब देखिए, यूथनेशिया दो तरीके के होते हैं, एक पैसिव यूथनेशिया होता है और एक एक्टिव यूथनेशिया होता है। ठीक है, पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है, जो पर्सन जो होता है वो इज ब्रेन डेड और परमानेंटली जो है वो वेजिटेटिव स्टेट में होता है और सपोर्ट सिस्टम में अपनी लाइफ को जी रहा होता है। अगर उसको सपोर्ट सिस्टम को विड्रॉ कर ले तो वो नेचुरली डाई हो जाएगा। और एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है, सफर करता है वो पेन को और टर्मिनल डिजीज को, और लेकिन उसको कोई सपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं होती है लाइफ के लिए, रेदर नीड सपोर्ट टू किल हिम बाय इंजेक्टिंग वेमन या कोई लीथल ड्रग डाल के तब उसको किल करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्टिव यूथनेशिया। अब केस था एक अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि इट शुड पैसिव शुड टू बी अब केस बाय केस इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि चलेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओनली बाय हाई कोर्ट विद नो लेस देन 2 जज की इन्होंने वो बनाई थी और इस पे डिस्कस करने के लिए बोला था। एक्टिव यूथनेशिया जो है वो क्राइम है इंडिया में। अब ये अरुणा शानबाग अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो अभी भी इस पे काफी चीजें डिस्कस नहीं है और चीजें इसमें चल रही है कि क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, अभी रिसेंटली एक जजमेंट आई थी जिसमें जो हाई कोर्ट के जो जज थे के.एस. पुट्टास्वामी, उन्होंने एक पेटिशन फाइल किया था 2012 में यूनियन ऑफ इंडिया के बिफोर अ 9 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने चैलेंज किया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आधार, क्योंकि उनको लगता था कि ये वायलेट कर रहा है उनका राइट टू प्राइवेसी which had been established on reference from the constitutional bench to determine whether or not the right to privacy was guaranteed as an independent fundamental right under the Constitution of India। तो उसका जो जजमेंट था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया था 24 अगस्त 2017 को, और उन्होंने बोला कि जो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है आर्टिकल 21 में, वो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, आर्टिकल 21 में है वो, तो राइट टू प्राइवेसी जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और उसको वायलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, यही एक जजमेंट अभी रिसेंट में इसमें आई थी, और इसी के साथ आर्टिकल 21 भी ओवर हो गया है। और आपको कुछ नहीं समझ में आया या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।